गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने त्वचा की जो अगर हम बात करें व्युत्पन्न थी, उनमें अगर हम देखें तो ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने श्वेत ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरी ग्रंथि सीबेसियस ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि सीबेसियस ग्रंथि क्या है। तो देखो, सीबेसियस ग्रंथि अगर देखें तो ये शरीर के समस्त भागों में उपस्थित होती हैं, ठीक है। और अगर हम देखें हथेली और तलों में अनुपस्थित होती है। ये सीबेसियम ग्रंथि शरीर के समस्त भागों में पाई जाती है, लेकिन हथेली और तलों में इसका अभाव होता है। हथेली और तलों पर ये नहीं पाई जाती। और ये अगर हम देखें बालों की जड़ों और पुटिकाएँ जो होती हैं उनके पास पाई जाती हैं, ठीक है। तथा ये ग्रंथियाँ पुटिकाओं में ही खोलती हैं। ये ग्रंथियाँ अगर हम बात करें होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सीबेसियस ग्रंथि की, तो सीबेसियस ग्रंथि शाखित और कोष्ठी ग्रंथि है, ठीक है। ये शाखित होती हैं और कोष्ठों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। ये अगर हम देखें दूध समान तरल पदार्थ इनके अंदर भरा होता है। सीबेसियम ग्रंथि के अंदर अगर हम देखें तो दूध के जैसे दूध समान सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। और ये सीबम जो है ये त्वचा को चिकना बनाए रखता है, जलरोधी बनाए रखने में सहायता करता है। इसी सीबम में एर्गेस्ट्रॉल यौगिक अगर हम देखिए सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी में बदल जाता है। इस सीबम में जो एर्गेस्ट्रॉल यौगिक होता है, वो एर्गेस्ट्रॉल यौगिक जो है सूर्य के प्रकाश में या सनलाइट से अभिक्रिया करके विटामिन डी में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये अगर हम बात करें सीबेसियम ग्रंथि है, ठीक है, जो कि अगर हम बात करें शरीर के समस्त भागों में हथेली और तलों में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें स्त्रवण के आधार पर बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी, ठीक है, दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। बहिस्त्रावी अगर हम देखें, बहिस्त्रावी ग्रंथि में दो प्रकार होते हैं। होलोक्राइन ग्रंथि वो ग्रंथियाँ होती हैं जिन ग्रंथि का ऊपरी भाग में अगर हम देखें ऊपरी भाग में गड्ढेनुमा संपूर्ण कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। ऊपरी भाग में गड्ढे हो जाते हैं या संपूर्ण कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। जो वो पूरी की पूरी ग्रंथि अगर नष्ट हो जाए स्त्रावण के बाद, ठीक है, जैसे अगर हम किसी ग्रंथि से स्त्रावण और अगर वो पूरी की पूरी ग्रंथि अगर नष्ट हो जाए तो वो भाग कहलाता है होलोक्राइन, ठीक है। इसका एक होलोक्राइन ग्रंथि कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है सीबेसियम ग्रंथि। ऐसे ही अगर हम देखिए बहिस्त्रावी ग्रंथि में मीरोक्राइन ग्रंथि भी आती है। मीरोक्राइन ग्रंथि क्या है, देखो इन ग्रंथियों में भी स्त्रावण होता है लेकिन कोशिकाएं नष्ट नहीं होती, ठीक है। होलोक्राइन ग्रंथि में जब स्त्रावण होता है तो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जब मीरोक्राइन ग्रंथि में स्त्रावण होता है तो कोशिकाएं नष्ट नहीं होती, जैसे कि लार ग्रंथि। अब देखो लार ग्रंथि से भी लार निकलती है लेकिन लार ग्रंथियां नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर हम सीबेसियम ग्रंथि जो होती हैं, इन सीबेसियम ग्रंथि से जब स्त्राव निकलता है, ठीक है, तो ये सीबेसियम ग्रंथि जो होती है अगर हम बात करें ये इस ग्रंथि का ऊपरी भाग जो है वो गड्ढेनुमा जो संपूर्ण कोशिकाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करें एपोक्राइन ग्रंथि की, तीसरा प्रकार एपोक्राइन ग्रंथि। एपोक्राइन ग्रंथि जो है एपिथेलियल कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और इसमें स्त्रावण के साथ कुछ मृत कोशिकाएं भी, उनके कुछ पार्ट्स भी निकलते हैं। जब स्त्रावण होता है तो एपिथेलियल कोशिकाओं में इसमें स्त्रावण इस ग्रंथि के द्वारा जब स्त्राव बाहर निकलता है तो कुछ मृत कोशिकाएं और कुछ अगर हम देखें उस ग्रंथि के कुछ हिस्से भी बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि श्वेत ग्रंथि, ठीक है, पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथि जो ये एपोक्राइन प्रकार की होती है। सीबेसियम ग्रंथि होलोक्राइन प्रकार की होती है। लार ग्रंथि मीरोक्राइन प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से हमने अगर हम देखें ये जो ग्रंथि हैं, क्योंकि ये ग्रंथियाँ जो है बहिस्रावी ग्रंथि हैं, इन बहिस्रावी ग्रंथियों को स्त्रावण के आधार पर निम्न भागों में बांटा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली ग्रंथि जो है सिरोमिनस ग्रंथि। सिरोमिनस ग्रंथि की बात करें तो ये बाह्य कर्णनाल की त्वचा में स्थित होती है, ठीक है। ये कुंडलित और नलिकाकार ग्रंथि है। सिरोमिनस ग्रंथि कैसी है, कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि होती है। अगर हम बात करें ये श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। अगर ये देखें तो श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं इनके रूपांतरित होने से ये बनती हैं, मतलब पसीना स्रावित करने वाली जो ग्रंथि हैं उन्हीं के रूपांतरित होने से बनती हैं। इससे सिरोमिनस ग्रंथि से सिरोमिन नामक कर्णमोम का स्त्राव होता है, जो कि कान की ये सिरोमिन जो है कर्णपटक की सुरक्षा करता है। कर्णपटक को अगर हम बात करें जो सूक्ष्मजीव या धूल वगैरह मिट्टी से बचाने का कार्य करता है। तो यह थी सिरोमिनस ग्रंथि। इसके बाद देखिए अगली ग्रंथि जिसे हम स्तन ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये वक्ष भाग में पाई जाती हैं, चर्म की गहराई तक पाई जाती हैं और ये संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि, इसमें बहुत सी नलिकाएं आकर मिलती हैं, इसलिए इसे संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि कहा गया है। ये सीबेसियम ग्रंथियों का रूपांतरण है। अगर हम देखें स्तन ग्रंथि किसका रूपांतरण है, सीबेसियम ग्रंथियों का रूपांतरण है। और ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है। एपोक्राइन प्रकार जिसमें हमने कहा था कि इसमें स्त्राव के साथ साथ कुछ मृत कोशिकाएं और उनके कुछ पार्ट्स भी, कुछ हिस्से भी जो है अगर हम देखें स्त्राव के साथ निकलते हैं, तो ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है। ये स्तन ग्रंथियाँ मादा में सक्रिय होती हैं और मादा में दुग्ध स्रवण का कार्य करती हैं, ठीक है। स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होती हैं और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कासन जो होता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो ये थी स्तन ग्रंथि।
अगर हम बात करें इसके आगे अगली ग्रंथि की, अगली ग्रंथि कहलाती है वक्षण ग्रंथियाँ या मूलाधार ग्रंथि। ठीक है, अगर हम बात करें इस मूलाधार या वक्षण ग्रंथि जो होती हैं ये सीबेसियम ग्रंथियों का रूपांतरण है, ये भी सीबेसियम ग्रंथियों का ही रूपांतरण है। और इसकी स्थिति हमारे अगर हम देखें शरीर में गुदा तथा मूत्र जनन छिद्र के बीच में पाई जाती है और ये गंधयुक्त पदार्थ का स्त्रवण करती है, जिसे हम फेरोमोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमोन। ये अगर देखें एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। ठीक है, अगर और मनुष्य में इस ग्रंथि का अभाव होता है। ज़्यादातर ये जानवरों के अंदर पाई जाती है मूलाधार ग्रंथि। अगली ग्रंथि देखें तो मीबोमियम ग्रंथि। मीबोमियन ग्रंथि अगर हम देखें तो ये भी सेबेसियस ग्रंथियों का ही रूपांतरण है। ये की पलकों की बरौनियों के नीचे पाई जाती हैं और ये एक प्रकार का तेलीय द्रव स्त्रावित करती हैं, जिसके कारण हमारी कॉर्निया जो है चिकनी बनी रहती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कॉर्निया को चिकना बना करके कॉर्निया की रक्षा करती है, मतलब नेत्र की सुरक्षा, नेत्र की जो भयप्रद कॉर्निया उसकी रक्षा करती है। इसके बाद अगली ग्रंथि जिसे जेस ग्रंथि कहते हैं, ये भी सीबेसियस ग्रंथि का ही रूपांतरण है और ये पलकों की बरौनी की पट्टिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये भी एक तेलीय पदार्थ का स्त्रवण करती है, जिससे नेत्र की सुरक्षा होती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ी है विभिन्न प्रकार की, अगर हम देखें विभिन्न प्रकार की त्वचीय ग्रंथियों के बारे में, जिनमें हमने श्वेत ग्रंथि, ठीक है, मेबोमियन ग्रंथि, मूलाधार ग्रंथि, सिरोमनस ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ठीक है, और अगर हम बात करें सीबेसियस ग्रंथि के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन त्वक ग्रंथियों के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है रोम। ठीक है, रोम क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें रोम जिसका निर्माण अधिचर्म की मैलपीगी स्तर से होता है। रोम का निर्माण अधिचर्म की मैलपीगी स्तर से होता है। रोम को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो रोम जड़ जिसे रूट कहते हैं और दूसरा रोम कांड जिसे हेयर शाफ्ट कहते हैं। बात करते हैं रोम जड़ की, रूट की, तो ये रोम का आधारी भाग है, सबसे आधारी बेसिक जो पार्ट है। ठीक है, लगातार विभाजन करके ये रोम की वृद्धि करता है। रोम कांड की बात करें हेयर शाफ्ट की, तो रोम पट्टिका के अंदर का भाग सजीव होता है, लेकिन बाहर का भाग केरेटिनीकरण के कारण निर्जीव हो जाता है। ठीक है, इस रोम पट्टिका के अंदर का जो भाग तो सजीव होता है, लेकिन बाहर का भाग जो है केरेटिन के कारण क्या होता है? निर्जीव होता है। अगर हम बात करें तो ये हेयर के स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें देखो सबसे बाहर एपिडर्मिस अधिचर्म है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये हेयर पेपिला जो सबसे निचला भाग है, जिसको अगर हम देखें जो है ये हेयर रूट है, मतलब अगर हम देखें बालों की जड़ है। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ये हेयर शाफ्ट है। ठीक है, जिसको हम रोम कांड कहते हैं। और अगर हम बात करें ये एपिडर्मिस अधिचर्म है। ठीक है, ये इलेक्टर जो है इलेक्टर प्लाइपेशिया है। ठीक है, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। और ये सारा भाग जो है ये डर्मिस भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो अगर हम देखें जड़ों के सबसे नीचे वाला जो भाग है जिससे ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये भाग कहलाता है हेयर पेपिला। ठीक है, रोम पेपिला, और इसके नीचे जो है एडिपोस तक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में जो है आगे कि रोम, अगर हम देखें इस जो रोम डर्मिस भाग है इसमें रोम पट्टिका पाई जाती है। ठीक है, जो डर्मिस भाग है इसी में रोम पट्टिका पाई जाती है। अभी हमने बात की थी ये पूरा डर्मिस भाग है, ये पूरा डर्मिस भाग है। ठीक है, इसी पूरे डर्मिस वाले भाग के अंदर ये रोम पट्टिका पाई जाती है। ठीक है, रोम अगर हम बात करें जो है इसका आधारी भाग उल्टे कपनुमा आकृति का होता है, दिखने में उल्टे कप के आकार का होता है। इसमें रोम पेपिला पाए जाते हैं। रोम पेपिला रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होते हैं। ये रोम पेपिला देखो अगर हम बात करें ये उल्टे कपनुमा आकृति का होता है, इसमें रोम पेपिला पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो रोम पेपिला है रक्त कोशिकाओं का गुच्छा, ये रक्त कोशिकाओं का गुच्छा सा होता है जो विकासशील रोम की जड़ को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करती हैं? ये अगर हम देखें हेयर पेपिला या रोम पेपिला जो है विकासशील, अगर हम देखें जो है रोम की जड़ है उसको पोषण प्रदान करते हैं। बात करें इस रोम कांड की। ठीक है, इस हेयर शाफ्ट के अगर हम देखें रोम कांड के 3 भाग होते हैं, उनमें सबसे पहला भाग कहलाता है उपत्वचा। ठीक है, और अगर हम बात करें रोम का सबसे बाहर का स्तर होता है अत्यंत महीन, बहुत ही बारीक। अगर हम बात करें एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। कोशिकाएं इसमें शेल के रूप में होती हैं और परस्पर एक दूसरे के ऊपर आच्छादित रहती हैं। ठीक है, ये भाग पारदर्शक, वो ईजिली डैमेज होता है। ये भाग पारदर्शक होता है और बहुत ही ईजिली क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद अगले भाग की। ठीक है, तो अगला भाग कहलाता है इसका वल्कुट भाग, कॉर्टेक्स भाग, ये मध्य का भाग है। ठीक है, इसमें कई स्तर पाए जाते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं के मध्य में रंगाकण पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके कारण बालों के रंग का निर्धारण होता है। रंगाकणों की कमी या नष्ट हो जाने के कारण, ठीक है, बालों के रंग जो अगर हम बात करें रंगाकणों की कमी या नष्ट हो जाने पर वल्कुट की कोशिकाओं में हवा भर जाती है और जिस कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। एक बार फिर से देखो इस वल्कुट वाले भाग को, ये मध्य का भाग होता है। ठीक है, वल्कुट भाग जो मध्य का भाग है, देखो सबसे बाहर का भाग जो क्यूटिकल कहलाया। ठीक है, इसके बाद मध्य वाला भाग जो ये वाला भाग है ये मध्य का भाग है और सबसे अंदर वाला भाग मेडुला कहलाता है। ये अगर हम बात करें जो है अगर हम देखें रोम कांड की जो 3 भागों
गए, ठीक है। सबसे पहला भाग जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, अगर हम बात करें जो है उपत्वचा था, ठीक है, जिसे क्यूटिकल कहा, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है मध्य भाग, जिससे कॉर्टेक्स का, ये मध्य का भाग है। इसमें कई स्तर पाए जाते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं के मध्य रंगाकण पाए जाते हैं। इस स्तर में रंगाकण पाए जाते हैं, जिनके कारण बालों के रंग का निर्धारण होता है। अगर रंगाकण की कमी हो जाए या रंगाकण नष्ट हो जाए तो वल्कुट की कोशिकाओं में हवा भर जाती है और बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। अगर हम देखें तीसरा भाग जो मध्यांश या जो है मेडुला कहलाता है, जिसमें आपको देखो इस वाले में ये रेड वाला भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मेडुला भाग है, जिसको मध्यांश भाग भी कहते हैं। रोम का सबसे भीतर का मुख्य भाग है। इस भाग का निर्माण बहुकोणीय कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं रोम का अक्ष भाग बनाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें रोमकांड के 3 भाग हुए, उपत्वचा, वल्कुट और मध्यांश। अब बात करते हैं आगे इरेक्टर प्लाई पेशियाँ। ये क्या होती हैं, देखो कि एपिडर्मिस मतलब अधिचर्म और रोम पुटिका के मध्य में लगी रहती हैं। अधिचर्म और रोम पुटिका के मध्य भाग में ये लगी हुई रहती हैं। और अगर हम देखें एरखित पेशी तंतुओं से बनी होती हैं। इसके संकोचन से जो बाल खड़े हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्यूटिस एंसरनिया कहते हैं। मतलब बालों के खड़े होने की जो प्रक्रिया होती है संकोचन के कारण, ठीक है, एरखित पेशी के संकोचनों से बाल के खड़े होने की प्रक्रिया क्यूटिस एंसरनिया कहलाती है। इसको गूज फ्लैश भी कहते हैं या हिंदी में रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी ये हमने रोम के बारे में कंप्लीट पढ़ा। तो आज हमने त्वचा के व्युत्पन्नों में रोम और जो है अगर हम देखें त्वचीय ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद अगला जो है अगर हम बात करें त्वक संवेदनाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।